नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। आयकर संशोधन बिल पर राष्ट्रपति से मिले 16 विपक्षी दलों के नेता। बिना चर्चा के विधेयक पारित कराने पर जताई आपत्ति। राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील। राहुल गांधी और कांग्रेस के ट्विटर हैक की जांच शुरू। पार्टी ने साइबर सुरक्षा पर खड़े किए सवाल। सरकार ने कहा और मजबूत होगी डिजिटल सुरक्षा। पहली तारीख को बैंकों और एटीएम पर भारी भीड़। नकदी की कमी की शिकायत। टोल, पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों पर कल तक चलेंगे 500 के पुराने नोट। विवाहित महिलाओं को 500 ग्राम सोना रखने की छूट। पुश्तैनी सोने और गहनों का देना होगा सबूत। 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोना। $344 दवाओं पर बैन रद्द। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला। स्वास्थ्य पर हानिकारक असर का सबूत नहीं पेश कर पाई सरकार। और आइए देखते हैं पहली खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाद पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी आज हैक हो गया। पार्टी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है। आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने जहां साइबर सुरक्षा पर सवाल उठाया, वहीं सरकार ने इसे और मजबूत करने की बात कही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद गुरुवार सुबह कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया। पार्टी ने दावा किया कि गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष का ईमेल अकाउंट भी हैक हुआ। इस घटना के बाद पार्टी ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अगर आप ट्विटर जैसे प्राइवेट कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं कर सकते, अगर उसमें भी अभद्र और गाली गलौज की भाषा होगी, तो डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट की सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या पूरे देश का पैसा, पूरा बैंकिंग प्रणाली आज खतरे में नहीं? कांग्रेस ने पुलिस में अकाउंट हैक होने की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया साइट से पुलिस ने पूरा ब्यौरा मांगा है। जो कंप्लेंट दाखिल हुआ है, दर्ज हुआ है, और उसके बेस पर हमने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डिटेल्स सारी एजेंसी से हम डिटेल्स ले रहे हैं, या जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मैं डिटेल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर कंपनी से पिछले एक सप्ताह की पूरी जानकारी मांगी है। हम देश के पूरे डाटा सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं और हम पूरे आश्वस्त हैं। कई बार इस तरह के कार्यक्रम अगर होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाती है और की जाएगी। जानकारों का कहना है कि देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए साइबर सुरक्षा के लिए नया कानून बनना चाहिए। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। अधिकांश साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध घोषित करता है, और जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्हें ये एक परिकल्पना हो गई है कि आप भारतवर्ष में साइबर क्राइम कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का अकाउंट हैक करके इससे आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को उनका ऑफिस संभालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल साहब हैं। पवन जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से हैकिंग होती है, चाहे वो सोशल साइट्स हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, उन्हीं को पकड़ने के लिए जो हमारे देश में लॉ बने हुए हैं या फिर उनको इम्प्लीमेंट जो करने की कहानी है अब तक, वो कितनी कमज़ोर, लचर या कितनी मजबूत दिखती है आपको? देखिए, आज की तारीख में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून एक अपंग कानून है। कारण ये है कि वो अधिकांश जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उनको वो जमानती अपराध घोषित करता है। तो पहला संदेश आपका कानून साइबर क्रिमिनल्स को कहता है, साहब चिंता मत करें, हम आपके प्रति बहुत सॉफ्ट सा रवैया अख्तियार करने वाले हैं। ठीक ये जो ऐतिहासिक गलती भारत ने 2008 में की थी, उसका खमियाजा पूरा राष्ट्र पिछले 8 सालों से भुगत रहा है, क्योंकि ना तो हम साइबर क्राइम कन्विक्शंस करवा पाए हैं
और साइबर क्रिमिनल जब अरेस्ट भी होता है तो उसे तुरंत बेल पर रिहा कर दिया जाता है और वो बेल पर रिहा होने के बाद सबसे पहले अपने विरुद्ध जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है उसको नष्ट कर देता है, लुप्त कर देता है और परिणाम स्वरूप हम साइबर क्राइम कन्विक्शन ले नहीं आ पाते। हाँ, हमने 2008 के संशोधनों में इस कानून में कुछ लेपापोती करी, साइबर सुरक्षा की एक परिभाषा डाल दी, कुछ कॉस्मेटिक प्रोविजंस डाल दिए, लेकिन हमें आभास होना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है और पिछले 8 सालों में बहुत जबरदस्त प्रगति हुई है, एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में। हमारा कानून आज की तारीख की टेक्नोलॉजी की वर्तमान रियलिटी के साथ तारसंगत नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि न केवल इस कानून का हम संशोधन करें, लेकिन साथ ही साथ भारत को सबसे पहली प्रायोरिटी है एक विशिष्ट साइबर सुरक्षा कानून लाने की, क्योंकि भारत का जो आईटी एक्ट है वो साइबर सुरक्षा की जो उभरती हुई चुनौतियां हैं उनको पूरी तरह से हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है। और पवन जी, जिस तरीके से और राष्ट्र हैं, चीन का उदाहरण ले लीजिए, जर्मनी का उदाहरण ले लीजिए, सब लोग विशिष्ट कानून लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत को भी इस तरह का कानून लाने में ही फायदा है। और आज के दौर में जब नोटबंदी के बाद ई पेमेंट को एक बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है और डिजिटल इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वाकई क्या हम तैयार हैं इसके लिए साइबर कानून के लिहाज से? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब पेमेंट्स की हेराफेरी या फिर ई पेमेंट में कोई दिक्कत आती थी, उसे न सिर्फ अपराधियों को पकड़ने बल्कि उनको सजा दिलाने तक के लिए हमारे पास ट्रेंड सिस्टम नहीं है, या फिर मैं कहूँ फोर्स नहीं है। क्या वाकई ये सच है? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोग साइबर लॉ के दृष्टिकोण से देखें तो पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड हैं, तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो साइबर लॉ था सन 2000 में बना था, एकमात्र संशोधन हुआ 2008 में। 2016 दिसंबर की वर्तमान रियलिटीज संपूर्णतः भिन्न है, फर्क है। और आज जो सरकार की विजन है कि वो भारत को एक डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में लेके जाना चाहती है, उसको सपोर्ट करने के लिए इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क्स नहीं है। तो पहली सरकार के सामने प्रायोरिटी है कि आप स्पष्ट साइबर सुरक्षा संबंधी कानून लेकर आए ताकि विभिन्न प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राइट्स और ड्यूटीज को आप परिभाषित कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो वर्तमान कानून है भारत का आईटी एक्ट, वो भी आपको मोबाइल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स की दिशा में कोई बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता नहीं। अगर इनफैक्ट पेमेंट्स की बात करें तो इस कानून में संपूर्णतः चुप्पी नजर आती है। केवल हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट को संशोधित कर दिया और रिजर्व बैंक को पावर दे दी, लेकिन इस पूरे डिजिटल पेमेंट्स कैशलेस इकोनॉमी में मोबाइल पेमेंट्स एक बहुत बड़ा हिस्सा अहम होने वाला है और उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। आज की तारीख में हमारे यहाँ मोबाइल पेमेंट्स की कानूनी मान्यता ही नहीं है। एट बेस्ट ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है जो आप और मैं कर रहे हैं। आवश्यकता है कि हम इन मोबाइल पेमेंट्स को कानूनी मान्यता प्रदान करें, लोगों को आश्वस्त बताएं कि अगर साइबर क्राइम के आप कल शिकार होते हैं तो ये आपका एकमात्र कॉल पॉइंट है, आप कॉल करिए। लोगों की आज एक्सपेक्टेशन है कि अगर मेरा पैसा मेरे बैंक से लुप्त होता है तो मुझे 48 नहीं तो 72 घंटे में मेरा पैसा वापस चाहिए। और ये अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन है तो आपको कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ेंगे। बैंक सब ये नहीं कह पाएंगे कि साहब आपके यहां दुरुपयोग हुआ, आप जिम्मेवार हैं। बैंक्स को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और इसलिए मुझे लगता है कि साइबर इंश्योरेंस को भी आपको स्टैट्यूटरी तौर पर एक सपोर्ट देने की आवश्यकता होगी। इन जितने इंटरमीडियरीज हैं उनकी मोबाइल पेमेंट्स, कैशलेस पेमेंट्स के संदर्भ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांधना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी डालनी पड़ेगी। और जो बढ़ता हुआ साइबर क्राइम है उसके प्रति आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिकॉज पिछले 3 हफ्तों में जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, भारत में साइबर क्राइम का जो तादाद है एकदम बहुत तेज रफ्तार से बढ़ गई है। ना केवल भारतीय अब ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइंस में, बल्कि साथ ही साथ उनको पता लग गया है कि ठीक है, लोगों का ज्यादा पैसा बैंक में आ रहा है, तो साइबर क्रिमिनल्स कह रहे हैं हम केवल बैंक्स को ही टारगेट करेंगे। तो लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको हमें दिमाग में रखना है। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे तो लगता है कि भारत के यहाँ स्पष्ट साइबर कोर्ट्स होने चाहिए जो इस तरह के डिजिटल पेमेंट्स की समस्या का समाधान और तुरंत तमाम सारे लोगों के अंतर्गत आपको साइबर सुरक्षा की एक कल्चर इनकलकेट करने की आवश्यकता होगी। बहुत शुक्रिया दुग्गल साहब इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। आयकर संशोधन बिल का मामला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास पहुंच गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बिल को पारित कराने के तौर तरीकों पर सवाल उठाया और राष्ट्रपति से इसकी शिकायत की है। विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा से बिना चर्चा के विधेयक पारित कराने पर आपत्ति जताई और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। इन नेताओं ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा। पार्लियामेंट में बिल को बिना कोई डिस्कशन अलाउ किए लोकसभा में सरकार ने पास किया। पूरे देश में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, डर है लोगों में, इसलिए हम प्रेसिडेंट के यहां आए। उनको हमने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज, लोकसभा की आवाज दबाई गई है, कुचली गई है। सो वी मेड अ फर्वेंट अपील टू द head of the constitution of the country, honorable president, to intervene into it and to see that the bills are passed according to the rules and procedure, and we hope that we will get some positive results. संसद में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ले जा रही फ्लाइट की देरी से लैंडिंग का मामला भी उठा। विपक्षी दलों ने मामले की जांच कर रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की तो सरकार ने कहा कि डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्यसभा में गुरुवार को टीएमसी ने हवाई यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बुधवार शाम पटना से कोलकाता जा रहे इंडिगो के जिस विमान की देरी से लैंडिंग हुई, उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। उन्होंने पूरी घटना की जांच की मांग की। The pilot, when it was 200 kilometers away from Calcutta, announced that they were 8th in the sequence of landing. Subsequently, the pilot has gone on record saying that he informed the ATC that he was short of fuel, so to allow him to land. इस मुद्दे पर टीएमसी को दूसरे दलों का भी साथ मिला। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की। That whenever you are short of fuel, you are given the top priority to land. ये मामला काफी गंभीर है, संवेदनशील है और मैं ये समझती हूँ कि जो भी कल कुछ हुआ है तो वो ठीक नहीं हुआ है। सदस्यों ने कहा कि कम ईंधन वाले विमान को लैंडिंग में प्राथमिकता दी जाती है और पायलट के अनुरोध के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। Proves the inefficiency of the government and the particular department. To hold a thorough, independent, impartial inquiry into this incident, and on all the chief ministers of state must be protected very well by the federal government. लोकसभा में भी ये मसला उठा। टीएमसी और कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच की मांग की। सरकार ने बताया कि डीजीसीए ने 3 विमानों में कम ईंधन के मामले की जांच का आदेश दिया है, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट की सामान्य लैंडिंग हुई थी और ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट को होल्ड किया गया था। Under the circumstances, the DGCA has ordered an inquiry to ascertain as to how the 3 flights have reported low fuel and whether they are carried sufficient fuel as per the regulatory requirements prescribed by DGCA.
कोलकाता हवाई अड्डे पर बुधवार रात इंडिगो का ये विमान करीब आधे घंटे तक आसमान में चक्कर लगाता रहा। इंडिगो ने भी बयान जारी कर कहा कि विमान में पर्याप्त ईंधन था। कृति मिश्रा और विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में अवरोध रहा। लोकसभा में जहां विपक्ष मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा की मांग दोहराता रहा, वहीं राज्यसभा में नोटबंदी को लेकर संसद के बाहर प्रधानमंत्री के दिए बयान पर माफी मांगने की मांग होती रही। सदन में 11वें दिन भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सदन में गतिरोध जारी रहा। विपक्ष ने सदन के बाहर प्रधानमंत्री के दिए बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की। प्रधानमंत्री जी ने 1-2 सभाओं में ये बता दिया कि जो विपक्ष जो है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष जो है ये ब्लैक मनी वालों को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए तो क्षमा मांगनी चाहिए। The statements are being made outside. I am fully supporting what the leader of the opposition has said. तो आपने जो सुझाव दिया तैयार है, लेकिन एक बात और है जो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चारों तरफ और हर तरफ बोल रहे हैं। यहाँ जब बहस हो तो इस बहस में वो बैठे सुने और पूरी तरह से जो जवाब दे सके। नोटबंदी के मुद्दे के ऊपर जब ये चर्चा इधर होती है तो प्रधानमंत्री जी इधर हाउस में प्रेजेंट हैं और चर्चा का जवाब दें, ऐसा हमारी पार्टी चाहती है। सरकार ने साफ किया कि प्रधानमंत्री चर्चा में हिस्सा लेंगे और विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया। Prime Minister is very much here, and as and when required, he will also intervene in the debate also. That has been said very clearly. And in spite of this, now their intention is not to allow the debate. What can you do? They are running away from the debate. Mr. Chairman साहब, क्यों भाग रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सांसदों के वेल में जाने की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और आखिरी में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। Till 11 है on Friday 2 दिसंबर, कल के लिए adjourn कर दिया। लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही नोटबंदी के मसले पर अवरोध हुआ। विपक्ष के कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खारिज कर दिया। विपक्षी दल मत विभाजन की व्यवस्था के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको अलाउ कीजिए डिस्कशन के लिए, हम आपके सामने रखेंगे और हम आपको ये कहे हैं आप किसी भी रूल में लो, डिबेट हो और उसके ऊपर वोटिंग हो। रूल 56 के अधीन जो है बहस शुरू होना चाहिए तुरंत। मत विभाजन होना चाहिए, हम मत विभाजन से नहीं भाग रहे हैं। The announcement of this demonetization on behalf of party I have given adjournment motion, madam. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार नोटबंदी पर व्यापक चर्चा और विपक्ष के सुझावों पर गौर करने के लिए तैयार है। आप प्रश्नकाल सस्पेंड करके 0 ओवर से इसके बारे में चर्चा शुरू करने के लिए आपने सोचा है, वैसा चर्चा करने के लिए भारत सरकार तैयार है। विपक्ष के अवरोध के चलते स्पीकर को प्रश्नकाल के बीच में पहले 12 बजे और बाद में शून्यकाल के बाद पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। Tomorrow, the 2nd December 2016 at 11 AM. नोटबंदी के बीच आज पहली तारीख को बैंक और एटीएम के लाइनों में आम लोगों के साथ कर्मचारी भी खड़े नजर आए। बैंक दिन भर नकदी के लिए जूझते रहे। हालांकि आरबीआई और सरकार ने बैंक में पर्याप्त नकदी के दावे किए, लेकिन लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आई। ये तस्वीरें हैं देश के अलग अलग इलाकों की, जहां पहली तारीख को सैलरी निकालने के लिए बैंकों और एटीएम में लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। लोगों की शिकायत है कि ज्यादातर एटीएम में कैश नहीं है। जो एटीएम काम भी कर रहे हैं उनमें केवल 2000 के नोट ही निकल रहे हैं। मैं घर के समस्त कार्य छोड़ करके पहली फुर्सत में सैलरी लेने आया, लेकिन यहाँ पे पैसा बड़ी मुश्किल में निकला। सेंटर पॉइंट में भी गया, वहाँ पे भी अकाउंट से पैसा नहीं निकल पाया। वहाँ पे 2000 के अलावा कोई नोट नहीं। समस्या तो है क्योंकि जो है आदमी आज पहली तारीख है, सैलरी आई है, सबको घर के खर्चे अपने देखने हैं, और तो इसलिए है कि सुबह सुबह शाम तक तो और भी ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। अपनी सैलरी से पैसे निकलवाने के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। उनकी शिकायत है कि घर का खर्चा पूरा करने के लिए उन्हें कुछ दिन और ऑफिस से छुट्टी लेकर बैंकों की कतारों में लगना पड़ेगा। मैं एमएन एम्बेसी से आया हूँ, जावेद अहमद मेरा नाम है।
मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेरा ऑफिस के यहाँ पे 5-6 अकाउंट है यहाँ पे डॉलर के रुपीज़ के जो है, मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। डिप्लोमेट को कितनी दिक्कत हो रही है इसकी, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये तो देखना चाहिए, कम से कम जो आपके मेहमान हैं, गेस्ट हैं, डिप्लोमेट है, उनके साथ तो कम से कम रियायत आप दीजिए। बड़ी बूढ़ी को क्यों परेशान कर रहे हैं ये हैं? इतनी दूर से मैं 10-1.5 घंटे में आई हूँ यहाँ, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है जिससे मैं पेट में कुछ खा लूँ। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार हालात सुधारने में नाकाम रही है। कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं, हमें मालूम है, और जो पैसों की व्यवस्था, कैश की व्यवस्था नहीं है, तो उनको तो इन्होंने कैशलेस कर दिया। तो वो कैशलेस इकोनॉमी तो उनके लिए होगी कि उनके पास जेब में कैश ही नहीं है। अब तो जो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। कल से वो लोग लाइन में लगे हुए हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब है। The shortage of notes, the non-functioning ATMs will certainly throw people into deep uncertainties. कर्मचारियों और पेंशनरों की बैंकों में भारी तादाद में पहुंचने के आसार को देखते हुए रिजर्व बैंक की ओर से तैयारियां की गई हैं। सरकार का दावा है कि बैंकों और एटीएम में पर्याप्त कैश है। लोग कतार में तो होंगे क्योंकि आज सैलरी डे है, पहला दिन है, लेकिन हमने बहुत व्यवस्थाएं की। अभी आरबीआई का स्टेटमेंट भी आया था, बैंकों के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि भाई 100 के नोट भी सफिशिएंट है, 500 के नोट भी बाजार में आ गए हैं और 2000 के नोट भी मिल रहे हैं एटीएम में। इस बीच नई अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रुपए के पुराने नोट अब 2 दिसंबर तक ही लिए जाएंगे। पहले ये समय सीमा 15 दिसंबर तक थी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी 3 दिसंबर से 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि बिजली, पानी के बिल के भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने और सरकारी बसों के लिए टिकट खरीदने में पुराने 500 रुपए के नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले समय में जीएसटी और विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव साबित होंगे। भुवनेश्वर में मेक इन इंडिया ओडिशा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन दोनों कदमों से अर्थव्यवस्था और कर व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। The recent currency changes, as also the proposed goods and services tax, would eventually benefit the whole country. The GST, as also the currency move after the remonetization process is completed itself, would give state after state, and of course the country as a whole, a much bigger economic base, a much better and a bigger taxation base itself. विवाहित महिलाएं 500 ग्राम सोना ही घर में रख सकेंगी और आयकर रिटर्न में पुश्तैनी गहनों की जानकारी देनी होगी। वित्त मंत्रालय ने आज गहनों पर टैक्स लगाने और इसकी सीमा तय करने को लेकर सफाई दी। मंत्रालय ने कहा कि पुश्तैनी सोने और गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं सर्च के दौरान विवाहित महिलाओं के पास अगर 500 ग्राम तक सोना और गहने मिलते हैं तो वो जब्त नहीं होंगे। अविवाहित महिलाओं के लिए सीमा 250 ग्राम और पुरुषों के लिए 100 ग्राम होगी। इसके अलावा घोषित आय और खेती की आमदनी से खरीदे गए सोने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उसने सोने पर टैक्स को लेकर आयकर कानून में कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा है। नोटबंदी के बाद सोना 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में आज इसकी कीमत 350 रुपये प्रति ग्राम तक गिर गई। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 29,000 रुपये रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्दी, जुकाम और डायबिटीज से जुड़ी 344 दवाओं पर पाबंदी खत्म कर दी है। केंद्र सरकार ने 10 मार्च को इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि निश्चित खुराक वाली इन दवाओं पर जल्दबाजी में फैसला लिया गया। फार्मा कंपनियों की 554 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया। इनमें कहा गया था कि फैसला लेते वक्त ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य पर हानिकारक असर की कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की। भारत ने साफ कर दिया है कि अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीमा पार आतंकवाद को सामान्य स्थिति नहीं माना जा सकता और इसीलिए वार्ता का सवाल नहीं है। भारत ने कहा है कि नगरोटा में सैन्य ठिकाने पर हमले को गंभीरता से लिया गया है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।